मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत। और इसमें आज हम शुरू करेंगे एक टॉपिक जो कहलाता है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। हाँ जी, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारत में स्वतंत्र, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। सोनू लिख रहा है पिछली स्लाइड दिखा दो। अबे पिछली स्लाइड में कुछ होगा तो दिखाऊंगा ना। क्लास तो अभी शुरू हुई है मेरे भाई। भाई देखिए, अब क्लास शुरू हो चुकी है। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने जो कमेंट्स हैं ना वो अभी बंद कर दीजिए फिलहाल। करें स्टार्ट। चलिए फिर, धन्यवाद आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। हम उन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले कभी मुगल साम्राज्य के अधीन सूबे हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य में प्रांतों को या राज्यों को ही क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। और प्रत्येक राज्य में जिस तरीके से आज एक राज्यपाल होता है, बिल्कुल वैसे ही मुगल शासक के अधीन उसके हर एक सूबे में, उसके हर एक प्रांत में एक। लेकिन जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब मरा, तो औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, कि बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। मुगल साम्राज्य का बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हुआ। और जब मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, तो स्वाभाविक सी बात थी, अब मुगलों के सूबेदारों को सूबेदार बनकर रहने की क्या जरूरत थी। अब तो उन्होंने खुद को मुगलों से स्वतंत्र करना घोषित कर दिया या स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और यदि हम उन राज्यों की बात करें, तो उनमें सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अमीर राज्य कौन सा था? बंगाल। क्योंकि बंगाल ने ही आगे चलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि यदि हम ब्रिटिशर्स की बात करें, यदि हम अंग्रेजों की बात करें, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार ही किस पर किया? बंगाल पर। क्योंकि बंगाल सबसे संपन्न, अमीर और सबसे महत्वपूर्ण सूबा हुआ करता था मुगलों का। तो चलिए, इंडिपेंडेंस स्टेट में हम कहानी की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बंगाल या बंगाल से। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले बंगाल या बंगाल।
तो हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल के बारे में, जो कि कभी मुगलों का एक सूबा हुआ करता था, मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल के बारे में, सबसे पहले बंगाल के बारे में। हम जिस बंगाल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा और आज का कुछ बिहार और झारखंड का क्षेत्र। कहने का मतलब ये सारा का सारा एरिया मिलकर ही क्या बनता था, बंगाल सूबा बनता था। और ध्यान रखेंगे उस समय बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो ढाका हुआ करती थी, जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है। बंगाल की कैपिटल या बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। बंगाल की कैपिटल या बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। वैसे तो आप जानते हैं अंग्रेजों का आगमन भारत में सन 1600 ईस्वी में हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। कहां पर? सूरत में। लेकिन व्यापार की दृष्टि से बंगाल एक अति महत्वपूर्ण जगह थी। बंगाल भी एक बेहद महत्वपूर्ण जगह थी। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री या बंगाल में अपना सबसे पहला कारखाना 1651 में स्थापित किया। कहने का मतलब 1651 में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। या बंगाल में प्रथम फैक्ट्री। यदि मैं 1651 की बात करूं, यदि हम 1651 की बात करें और 1651 की बात करें, उस समय भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था। 1651 में मुगलों में शासन कर रहा था मुगल एम्परर शाहजहां। और ध्यान रखेंगे शाहजहां का ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था शाह शुजा। शाहजहां का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था शाह शुजा। यही शाह शुजा उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। कहने का मतलब मुगल साम्राज्य का एक प्रांत, एक सूबा हुआ करता था बंगाल। और बंगाल का सूबेदार उस समय शाह शुजा हुआ करता था, जो मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था। और इसी शाह शुजा से ही परमिशन लेकर, इसी शाह शुजा की ही अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 में, 1651 में। तो कहने का मतलब मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शाह शुजा ने ही अंग्रेजों को बंगाल में सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री, अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की परमिशन दी थी। इस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार करना शुरू किया और आगे चलकर 1698 में, तो ध्यान रखेंगे बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, बंगाल का सूबेदार हुआ करता था अजीम उस शान। सिक्सटीन में 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार हुआ करता था अजीम उस शान। और ध्यान रखेंगे इसी अजीम उस शान के द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव प्रदान किए गए। और ये 3 गांव थे सूता नदी,
कालिकाता और गोविंदपुर। सूता नदी, कालिकाता और गोविंदपुर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही वो 3 विलेजेस थे, यही वो 3 गांव थे जिन पर आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। अब आप सोचेंगे कि भैया ये अजीमुल शान कौन था। अब ये अजीमुल शान कौन था? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1698 में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, और औरंगजेब का ही एक ग्रैंडसन, औरंगजेब का ही एक पोता हुआ करता था जिसका नाम था अजीमुल शान। उस समय ये बंगाल का सूबेदार हुआ करता था और इसी ने अंग्रेजों को 3 गांव दिए थे, और उन्हीं 3 गांवों की किलाबंदी करके अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। कहने का मतलब औरंगजेब के मरने से पहले अंग्रेज बंगाल में कलकत्ता शहर की स्थापना कर चुके थे। लेकिन सन 1700 ईस्वी में, इन 1700, लिखेंगे औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान, औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। सन 1700 ईस्वी में, सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सन 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया मुर्शीद कुली खान। Sir, is it necessary to watch your live videos too if completed your VOD? नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। आप VOD से पढ़िए या लाइव क्लासेस से पढ़िए, बात एक ही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन है कि आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जब 1700 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, तो औरंगजेब ने ही मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था या बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन इसी के 7 साल के बाद, इन 1707, हम सब जानते हैं औरंगजेब डाइट, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो याद कीजिए, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में हमने पढ़ा कि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद उसी का बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से या शाह आलम प्रथम के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना, 1707 से लेकर 1712 तक। फिर 1712 से 1713 1 साल के लिए आया जहांदर शाह। फिर जहांदर शाह के बाद 1713 ईस्वी में आया मुगल बादशाह फर्रुखशियर। लेकिन आप जानते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मुगल बादशाह बनने में मदद किसने की? सैयद ब्रदर्स ने, सैयद बंधुओं ने। इसीलिए सैयद ब्रदर्स के रहमो करम से ही मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना, और फर्रुखशियर ने खुश होकर सैयद बंधुओं को ही, बड़े भाई अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया, और छोटे भाई हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी यानी कि अपना सेनापति बना लिया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर था वो खुद सैयद बंधुओं की हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। इसी चीज का फायदा उठाकर जब मुर्शीद कुली खान को पता चला कि
मुगल बादशाह फरुखशियर खुद सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली बन गया है। तो मुर्शीद कुली खान ने सोचा क्यों ना मैं खुद को बंगाल में मुगलों से इंडिपेंडेंट कर लूं। 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। लिखेंगे इन 1713, 1713 ईस्वी में, इन 1713 या 1713 ईस्वी में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। अभी तक ये क्या कहलाता था? अभी तक ये कहलाता था सूबेदार ऑफ बंगाल, लेकिन जैसे ही इसने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित किया, ये कहलाया फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। यही कहलाया बंगाल का सबसे घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। अभी तक ये क्या कहलाता था? अभी तक ये कहलाता था सूबेदार ऑफ बंगाल, लेकिन जैसे ही इसने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित किया, ये कहलाया फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। यही कहलाया बंगाल का सबसे पहला नवाब। यही कहलाता है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल या बंगाल का प्रथम नवाब। तो हम बंगाल की शुरुआत या बंगाल राज्य की शुरुआत कहां से करेंगे? मुर्शीद कुली खान से। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम नवाब। बंगाल का फर्स्ट नवाब बना मुर्शीद कुली खान। बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। सर, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में कैलकाटा बनाया, तब मुगलों का शासन था क्या? जी हां, बिल्कुल मुगलों का शासन था। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि उस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान हुआ करता था, औरंगजेब का ग्रैंडसन, औरंगजेब का पोता। उसी ने अंग्रेजों को 3 गांव दिए थे व्यापार करने के लिए। उसी की किलाबंदी करके अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। तो बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक। 1713 से लेकर 1727 तक बंगाल का सबसे पहला नवाब हुआ मुर्शीद कुली खान।
अभी तक बंगाल की राजधानी, अभी तक, सर किलाबंदी मीन्स, बेटे किलाबंदी का मतलब होता है किसी भी जगह को घेर कर उसकी चार दीवारी कर देना ही क्या है, किलाबंदी। ऐसा होता है ना नॉर्मली, यदि हम कोई लैंड का पीस, यदि हम कोई पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं या हम कोई जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो उस प्लॉट को खरीदते ही हम क्या करते हैं, उस पर कब्जा ना हो जाए इसलिए उसकी चार दीवारी कराकर उस पर एक गेट लगा देते हैं, उस पर ताला मार देते हैं और उस पर अपनी दावेदारी पेश कर देते हैं कि ये जगह हमारी है, इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तो हमने बेसिकली क्या किया, उस जगह की किलाबंदी कर दी, हमने उस जगह की किलाबंदी कर दी। अब वो जगह हमारी है, अब वो हमारा किला है। हमेशा याद रखिएगा, किला कहते ही किसको है, दिल्ली का लाल किला, नाम सुना होगा आपने। अगर आप दिल्ली के लाल किले को देखेंगे तो बाहर से क्या दिखेगा, सिर्फ एक मेन एंट्रेंस और उसके अलावा बस चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें। तो उस क्षेत्र को घेरकर उसकी चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें करवा दी गई और उसमें एंट्री करने का सिर्फ एक द्वार, सिर्फ एक दरवाजा बना दिया गया, वही क्या है, किला। और आमतौर पर जो किले हुआ करते थे वो चारों तरफ खाइयों से, गहरी खाइयों से घिरे होते थे। तो अगर आप दिल्ली का लाल किला भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली के लाल किले में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने की जगह एक दरवाजे से है सामने जो लाहौरी गेट है, लेकिन किले के चारों तरफ क्या है, खाई सी बनी हुई है। हाँ जी, तो बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। लिखेंगे सबसे पहला, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, he shifted his capital from ढाका टू मुर्शिदाबाद। हाँ जी, वेलकम बैक। तो बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान, जिसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। अभी तक ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इसने बंगाल से उसे मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हुई और इसके मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना शुजाउद्दीन। बंगाल का अगला नवाब बना शुजाउद्दीन। और ध्यान रखेंगे 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक, 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल का दूसरा नवाब बना शुजाउद्दीन। लिखेंगे इन 1733, 1733 ईस्वी में ही कॉन्कर्ड बिहार। 1733 ईस्वी में इसने बिहार पर अधिकार किया। एंड ही अपॉइंटेड अली वर्दी खान एज द सूबेदार ऑफ बिहार। और इसने बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया। जब बंगाल का दूसरा नवाब शुजाउद्दीन बना था तो शुजाउद्दीन के ही शासनकाल में
बिहार पर भी इसका अधिकार हुआ था और इसने बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान को बना दिया था। लेकिन ध्यान रखेंगे 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और इसके मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सरफराज खान। बंगाल का अगला नवाब सरफराज खान बना और 1739 से लेकर 1740 मात्र एक वर्ष के लिए यह बंगाल का अगला नवाब बना सरफराज खान। लेकिन इसे बंगाल का नवाब बने केवल एक ही वर्ष हुआ था कि ध्यान रखेंगे सरफराज खान पर अली वर्दी खान के द्वारा अटैक कर दिया गया और 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ घेरिया या बैटल ऑफ गिरिया। बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध जो लड़ा गया अली वर्दी खान और बंगाल के नवाब सरफराज खान के बीच। इस युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर उसकी हत्या करवा दी और अली वर्दी खान खुद बन बैठा बंगाल का अगला नवाब। बंगाल का अगला नवाब खुद बन गया अली वर्दी खान, जो कि 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक, जो कि 1740 से लेके 1756 तक बंगाल का अगला नवाब बना। लिखेंगे ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। लिखेंगे इसे बंगाल का महानतम नवाब माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का महानतम नवाब माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का महानतम नवाब माना जाता है। इसे बंगाल का महानतम नवाब माना जाता है। और ध्यान रखेंगे अली वर्दी खान ही वो सबसे पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ गया था। इसी ने अंग्रेजों के लिए कथन कहा था, इसी ने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनीबीज, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है। यही वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि अंग्रेजों का नेचर, अंग्रेजों का स्वभाव बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह है। अगर इन्हें पालेंगे, इन्हें फेवर करेंगे तो ये हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा शहद देंगे। लेकिन अगर इन्हें छेड़ने की कोशिश की, अगर इनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इनका नेचर मधुमक्खी की तरह है, ये काट काट कर जान ले लेंगे, मार डालेंगे। ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर है किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। ऐसा कहा अली वर्दी खान ने। और ऐसा कहने वाला सबसे पहला ही व्यक्ति कौन था? अली वर्दी खान था। लेकिन सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल थी, क्योंकि अंग्रेज केवल व्यापारी थे और व्यापारियों की तरह ही क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। लेकिन बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच में मतभेद कैसे शुरू हुआ, डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त कर व्यापार करने की परमिशन दे दी थी कि आप बिना टैक्स, बिना कर के क्या कर सकते हैं?
पूरे बंगाल में कहीं भी फैक्ट्री लगाकर व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को टैक्स देना से इनकार कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन बंगाल के नवाबों का कहना था कि हम मुगलों के अधीन नहीं हैं, हम मुगलों से इंडिपेंडेंट हैं, हम मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं, इसीलिए आपको हमें टैक्स पे करना होगा। कहने का मतलब सामान्य से या कॉमन सी भाषा में अंग्रेजों से टैक्स मांगा करते थे बंगाल के नवाब, लेकिन अंग्रेज बंगाल के नवाबों को टैक्स नहीं दिया करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में मतभेद शुरू हुआ। जब तक अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब था तब तक सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल रही, लेकिन बात बिगड़ी कब? जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, और 1756 में अलीवर्दी खान का क्योंकि कोई भी बेटा नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए इसने अपनी बेटी के पुत्र को यानी कि अपने नवासे को, अपने नाती को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, जिसे आप जानते हैं किस नाम से? सिराजुद्दौला के नाम से। बंगाल का अगला नवाब, बंगाल का अगला नवाब बन गया सिराजुद्दौला। 1756 से लेके 1757, मात्र 1 साल के लिए ये अलीवर्दी खान का ही नवासा हुआ करता था, नाती हुआ करता था। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो ये बात अली वर्दी खान का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। तो ये बात मीर जाफर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मीर जाफर खुद बंगाल की गद्दी के सपने देख चुका था भाई। क्योंकि अली वर्दी खान का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, बेटा तो था नहीं, इसीलिए मीर जाफर चाहता था कि किसी तरीके से उसे बंगाल की गद्दी मिल जाए, वो बंगाल का नवाब बन जाए। लेकिन जब अली वर्दी खान के नवासे को, नाती को बंगाल का नवाब बना दिया गया सिराजुद्दौला, तो ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी मीर जाफर को। और मीर जाफर कहीं ना कहीं द्वेष रखने लगा, किससे? सिराजुद्दौला से। कहीं ना कहीं द्वेष की भावना, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना सिराजुद्दौला के या सिराजुद्दौला के लिए किसके मन में आ गई? मीर जाफर के मन में। और उधर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना दिया गया, जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी आयु कम थी, क्योंकि इसकी उम्र कम थी, इसीलिए अंग्रेजों ने भी और साथ में फ्रांसीसियों ने भी, दोनों ने सिराजुद्दौला को हल्के में लिया। सर सेनापति मीन्स, सर सेनापति मीन्स आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ, कुछ भी कह लीजिए। तो सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। और जब ऐसा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को वार्निंग दी, चेतावनी दी कि आप कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी तुरंत बंद कर दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात फ्रांसीसियों को तो समझ में आ गई, फ्रांसीसियों ने तो चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी अब भी जारी रखी। और जब अंग्रेज नहीं माने और उन्होंने कलकत्ता की किलाबंदी जारी रखी,
जब अंग्रेज नहीं माने, जब अंग्रेज नहीं माने और जिस क्षेत्र पर किलाबंदी करने के लिए सिराजुद्दौला ने मना किया था वो उस पर फिर भी किलाबंदी करते रहे, तो सिराजुद्दौला और उसकी सेना ने बंगाल के कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। 4 जून 1756 की बात है। दे अटैक्ड कासिम बाजार। सिराजुद्दौला और उसके सेना के द्वारा कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया गया और फिर 15 जून 1756 को अटैक करके कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे कलकत्ता का नाम बदलकर कर दिया गया अलीनगर। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर, भाई कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर रख दिया गया अलीनगर। और इसके बाद या इसी के 5 दिन के बाद 20 जून 1756 को एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई जिसने पूरी की पूरी बंगाल की सूरत को ही बदल कर रख दिया। और आप जानते हैं ये है फेमस प्रसिद्ध कालकोठरी की घटना, अ फेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी। वही ब्लैक होल ट्रेजेडी, वही कालकोठरी की घटना जो मुख्य आधार बनी प्लासी के युद्ध का, प्लासी की लड़ाई का। फिलहाल के लिए कहानी को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कहानी